Hello everyone and welcome back. In this lecture, we are going to discuss about the stress strain distribution in a singly reinforced T-beam. अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके और किस किस तरीके से उसको एनालाइज करते हैं वो भी हमने देख लिया था। उसके बाद हमने सेकंड डबली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम की बात हम लोगों ने की और मैंने एग्जांपल के फॉर्म में बताया कि जो रेक्टेंगुलर बीम होते हैं सिंगली या डबली वो आपको प्लिंथ लेवल पे जो काम होता है वहां पे देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं तो नॉर्मली सारे जो बीम होते हैं आपकी बिल्डिंग में जो आपके स्लैब से कनेक्टेड होते हैं तो वो सारे के सारे टी बीम या एल बीम होते हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो टी बीम की ही बात करने वाले हैं कि अगर मेरा कोई इंटरमीडिएट बीम है बिल्डिंग का जिसको मैं टी बीम बोलता हूँ और अगर वो सिंगली रेनफोर्स बीम है तो उसके ऊपर स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और इसके अलावा उसमें जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट की जाती है वो कैसे की जाती है या मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है वो कैसे किया जाता है। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि बेसिकली क्या होता है। जो अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है किसी भी टी बीम का वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। मींस अगर मुझे इसका अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है इसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो निकलेगा वो डिपेंड करेगा उसकी जो वैल्यू होगी उसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पे। मींस न्यूट्रल एक्सिस कहां से पास हो रही है उसके फ्लैंज से पास हो रही है या उसके वेब से पास हो रही है किस तरीके से पास हो रही है उसके ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन दी डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन और जो क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू या एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितना आपने टेंशन में दिया है उसके ऊपर भी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप जो मटेरियल यूज कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं क्योंकि मैंने आपको बोला कि इसके मटेरियल पे करती है, ठीक है, हम लोग नॉर्मली स्टील यूज कर रहे हैं कंक्रीट यूज कर रहे हैं, इसके डायमेंशन पे करती है तो वो डिपेंड करेगा कि क्या डायमेंशन आप लोग दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके मेनली इसकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बेसिस पे कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अगर इसकी फ्लैंज से पास हो रही है तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का जो तरीका होता है वो कुछ और होता है और अगर आपकी न्यूट्रल एक्सिस जो है वो वेब से पास हो रही है तो उस कंडीशन में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है क्योंकि उस कंडीशन में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो होते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो डायग्राम होता है मेनली वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम किसी भी टी बीम के ऊपर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए उसकी कि न्यूट्रल एक्सिस जो है वो कहाँ से पास हो रही है, वो फ्लैंज से पास हो रही है कि वो वेब से पास हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि अगर आपकी न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज से पास होती है, अगर आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो कहां से फ्लैंज से पास हो रही है, मतलब आपकी न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ है वो डीएफ से छोटी है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज से छोटी है, तो उस केस में हम लोग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैसे निकालते हैं या मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं बात कर रहा हूं न्यूट्रल एक्सिस लाई विद इन दी फ्लैंज, मतलब आपकी न्यूट्रल एक्सिस कहां होनी चाहिए, विद इन दी फ्लैंज होनी चाहिए, इसके जस्ट ऊपर होनी चाहिए या इसी पे से पास होनी चाहिए, इसके नीचे नहीं आनी चाहिए, मतलब वेब में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, जो भी होना चाहिए फ्लैंज में होना चाहिए। तो अभी जो मैं केस बात कर रहा हूं न्यूट्रल एक्सिस लाई विद इन दी फ्लैंज की बात कर रहा हूं, तो इस केस को हम लोग किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूं कि आपका जो एक्सयू होगा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन होना चाहिए या इक्वल हो सकता है किसके, डीएफ के। अभी मैं इस केस की बात कर रहा हूं, इस केस की बात कर रहा हूं, इसका मतलब आपका ये जो एक्सयू है ना, ये एक्सेस पास हो रही है न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या होनी चाहिए, या तो छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किसके, डेप्थ ऑफ फ्लैंज के, इसके बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे केस में हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं उसको समझा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक टी बीम को ड्रॉ कर लिया, यहाँ टी बीम को ड्रॉ किया। टी बीम में मैंने बोला कि ये डेप्थ ऑफ फ्लैंज है, ये मैं पहले के लेक्चर में आपको बता चुका हूं, इसको बोलते हैं बीएफ, विड्थ ऑफ फ्लैंज, तो ये विड्थ ऑफ फ्लैंज हो गई। इसके बाद ये वाली जो थिकनेस होती है ये विड्थ ऑफ वेब होती है, तो इसको मैंने बीडब्ल्यू बोल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ये स्टील लगा दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एएसटी। ये क्या है, ये टी बीम का सेक्शन मैंने बना दिया। टी बीम का सेक्शन की मतलब कि अगर मैं ये क्रॉस से जब बीम को देखूंगा, कैसे देखूंगा कि अगर कोई स्लैब हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके नीचे बीम है, तो नीचे बीम है ऊपर से स्लैब है, तो आप जब इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो वो टी की तरह दिखेगा। तो आपको क्या दिखेगी, ये स्लैब दिखेगी, तो स्लैब की जितनी विड्थ इस बीम के साथ एक्ट कर रही है वो इसकी विड्थ ऑफ फ्लैंज हो गई, जितनी स्लैब की थिकनेस है वो डीएफ हो गया। उसके बाद नीचे जो बीम है वो बेसिकली क्या हो गया, और बीम की नीचे से जितनी विड्थ है वो बीडब्ल्यू हो गया। और टॉप से लेके जो स्टील लगा रहता है उस तक की जो डेप्थ होती है उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल डी, और स्मॉल डी क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम होती है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं।
अब मैंने क्या बोला, क्योंकि मैं यहाँ पे केस की बात कर रहा हूँ जिसमें एक्सयू लेस देन होता है या बराबर होता है डीएफ के, तो लेस देन, तो मैंने लेस देन मतलब कि आपका एक्सयू कहाँ से पास होना चाहिए, इस फ्लैंज में कहीं ऊपर बीच में से पास होना चाहिए, तो यहाँ से मैंने ये न्यूट्रल एक्सिस को पास कर दिया, ये न्यूट्रल एक्सिस को पास कर दिया। ठीक, इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस यहां से पास हो रही है, इसका मतलब इस टी बीम में एक्सिस का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस का मतलब क्या होता है, जहां पे स्ट्रेसेस की वैल्यू 0 होती है। दैट मीन कि उसके ऊपर ऊपर कंप्रेशन साइड होगा, उसके नीचे नीचे क्या होगा, टेंशन साइड होगा, अगर बोथ हैंड सपोर्टेड का केस है। तो इसका मतलब इसके ऊपर ऊपर पूरा क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और इस एक्सिस के नीचे नीचे क्या होगा, टेंशन, मतलब इसके पूरे ऊपर कंप्रेशन होगा। तो ये मैंने आगे कहा, मैंने बोला कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हम एक्सयू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद मैंने इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाया। तो जब मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाऊंगा तो ये न्यूट्रल एक्सिस को मैं कंटिन्यू करते ले गया, मैंने बोला इसके ऊपर कंप्रेशन होगा, इसका मतलब कंक्रीट के लिए डायग्राम बनेगा। तो जो कंक्रीट का डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है, पहले आपका पैराबोलिक आता है और उसके बाद एक पॉइंट के बाद स्ट्रेट आता है। तो मैंने वही करा, पैराबोलिक और स्ट्रेट बना दिया। और जो मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेस कंक्रीट की होती है वो 0.45 एफसी की होती है, ये डायग्राम में मैंने बताया था, मैंने वो लिख दी। और ये जो सी एक्ट करता है वो ये स्ट्रेट और जो पैराबोलिक पॉइंट है जहां पे ये कनेक्ट हो रहा है उस पॉइंट पे बेसिकली ये सी एक्ट करता है। सी मतलब टोटल कंप्रेसिव फोर्स जो हमें इस पूरी कंक्रीट से मिलेगा, इधर जो कंक्रीट लगी है उससे जो हमें कंप्रेसिव फोर्स मिलेगा वो बेसिकली सी। और वो कितना होता है तो मैं पहले बता चुका हूं उसको कैलकुलेट करके कि ये 0.36 एफसी के बी एक्सयू के बराबर होता है। तो सी इक्वल मैंने लिख दिया 0.36 एफसी के बी। ठीक, अब इसी तरीके से अब मैं आगे गया, मैंने बोला कि जब मैं इसकी बात करता हूं तो यहां से यहां तक की जो डेप्थ होती है, कहां से, जहां पे सी एक्ट करता है, और जो टी कहां पे एक्ट करता है, जहां पे स्टील लग रहा है, क्योंकि स्टील से हमें टेंशन मिलता है। तो स्टील से मैंने एक पॉइंटेड लाइन बनाई और यहां पे मेंशन किया, यहां से मुझे टी मिलेगा। टी मतलब टोटल जो टेंसाइल फोर्स मुझे मिलेगा वो टी होता है, और वो किसके बराबर होता है, 0.87 एफ बाय एएसटी। पुराने लेक्चर में आपने ये चीज देखी। तो जो C से T तक की डिस्टेंस होती है वो Z होती है। Z मतलब लीवर आर्म होता है, और वो लीवर आर्म कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां तक ये D है, D में से आप ये वाली डेप्थ को माइनस कर दीजिए, ये डेप्थ है 0.42 एक्सयू। जो C एक्ट करता है इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जो रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन है उसकी जो डेप्थ होती है वो 0.42 एक्सयू होती है। ये एक्सयू में से जो आपकी रेक्टेंगल पोर्शन की डेप्थ होती है वो कितनी होती है, 0.42 एक्सयू होती है। तो मैंने उसको माइनस किया तो यहां से लीवर आर्म मिल गया। इस तरीके से सबसे पहले मैंने ये डायग्राम बनाया। अब जब डायग्राम बनाने के बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहले मेरे को क्या निकालनी है, इसमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की। कब, केस नंबर फर्स्ट पे, जब एक्स2 लेस देन होगा या बराबर होगा किसके, डीएफ के। उस केस में मैं आप क्या निकाल रहा हूं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सयू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देंगे कि टोटल कंप्रेशन मतलब सी इक्वल क्या होता है, टोटल टेंशन मींस टी। ठीक, तो टोटल सी को टी से इक्वेट कर दीजिए, तो सी कितना है, 0.36 एफ सी के बी एक्स यू, और आपका टी कितना है 0.87 एफ वाई ए एस टी के बराबर है। तो यहां से अगर मैं एक्स यू की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो मेरा एक्स यू निकल के आएगा, एक्स यू कितना हो जाएगा, एक्स यू हो जाएगा, ये सब डिवाइड में चला जाएगा किसके, 0.87 एफ वाई ए एस टी डिवाइडेड बाय 0.36 एफ सी के बी। ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला मिल गया हमें। किसमें, जब मैं बात करूंगा टी बीम की, सिंगली रेनफोर्स टी बीम की, और कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी कि उसकी जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो लेस देन है या इक्वल है किसके, डीएफ के। डीएफ मतलब थिकनेस ऑफ स्लैब के। अगर वो थिकनेस ऑफ स्लैब से ये वैल्यू छोटी है या बराबर है, उस केस में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में इस तरीके से निकालना। तो ये पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बेसिस पे हम निकालते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखेंगे कि आपको किस तरीके से निकालना है, राइट। तो पहला केस आपका ये बोलता है, अब इसी में अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मुझे इसी में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, मुझे क्या निकालना है इसी में, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो फिर मैं कैसे निकालूंगा, तो अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है, अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम एमयू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना हो जाएगा, टी इंटू जेड। एक कंडीशन तो ये, तो टी इंटू जेड अगर मैं करता हूं तो टी की वैल्यू कितनी है, 0.87 एफ वाई ए एस टी इंटू जेड, और जेड कितना है, क्योंकि टी मतलब ये टेंशन हो गया, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई तो मूवमेंट मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, डी माइनस
0.42 XU। तो एक तरीका तो ये है MU निकालने का, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का, जिसमें हमने T इंटू जेड कर दिया। और दूसरा होता है कि अगर मैं कंप्रेशन साइड से निकालना चाहूं तो मैं कंप्रेशन साइड से भी निकाल सकता हूं, और मैं इसको कंप्रेशन साइड से भी निकाल सकता हूं, तो उस कंडीशन में C इंटू जेड हो जाएगा। तो C की वैल्यू कितनी है? तो C की वैल्यू है 0.36 FCK B XU, और वापस से ये C है तो C इंटू ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी? अब अपन इसके अलॉन्ग ले रहे हैं तो वो भी वापस से वही होगी, D माइनस 0.42 XU। तो दूसरा तरीका आपका अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये है। अब इसी में अगर आपको निकालना पड़ा कि ऐसी कुछ कंडीशन हो जाती है, ये तो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, लेकिन अगर ऐसी कुछ कंडीशन मिल जाती है आपको कि जो आपका XU है वो इक्वल टू XU मैक्स हो जाता है। XU इक्वल टू XU मैक्स क्या हो गया? आपने XU निकाला, मान लीजिए आपका 100 आया, आपने चेक किया XU मैक्स ग्रेड ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग पेज नंबर 70 IS कोड से, वो दोनों बराबर आ गए। बराबर आ गए इसका मतलब सेक्शन कौन सा हो गया? बैलेंस सेक्शन हो गया। तो बैलेंस सेक्शन हो जाएगा तो फिर आप क्या करिएगा? इसी फॉर्मूले को यूज करिएगा, लेकिन यहाँ पे XU की जगह पे क्या आ जाएगा? XU मैक्स आ जाएगा। बैलेंस सेक्शन हुआ, दैट मीन यहाँ पे XU की जगह क्या आ जाएगा? XU मैक्स हो जाएगा। अब इसी के अलावा अगर ऐसा कोई केस बनता है कि आपका जो XU है वो ग्रेटर देन हो जाता है XU मैक्स से, तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में जब XU ग्रेटर देन XU मैक्स से हो जाता है तो कौन सा सेक्शन होता है? वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन बन जाता है। और ओवर रेनफोर्स सेक्शन हम लोग डिजाइन नहीं करते, मतलब हम उसको रीडिजाइन करते हैं और उसको एज अ बैलेंस सेक्शन डिजाइन करते हैं। दैट मीन उस केस में भी आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले में आप क्या यूज करेंगे? XU की जगह XU मैक्स यूज करेंगे। ये चीज का आप ध्यान रखेंगे, राइट। और यहाँ पे जो हम लोग B यूज करते हैं, ये B मतलब यहाँ पे क्या है? ये विड्थ ऑफ फ्लैंज को रिप्रेजेंट करते हो, तो आप इसको BF लिख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ BF लिखा है तो आप इसको यहाँ पे भी BF लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे विड्थ B मतलब क्या है? विड्थ ऑफ फ्लैंज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये BF की बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे भी आप BF की बात कर लीजिए, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप BF ले लीजिएगा, विड्थ ऑफ फ्लैंज, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से बेसिकली ये कैलकुलेशन किया जाता है और इस तरीके से ये फॉर्मूले डिजाइन होते हैं। और आप एक और चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूले, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की मैं बात करूं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की बात करूं, या मैं ये मूवमेंट ऑफ अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की फॉर्मूले की बात करूं, ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला, ये सेम है जो सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम में मैंने बताया था। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वहां पे B मतलब विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बीम होती थी और यहाँ पे B मतलब विड्थ ऑफ फ्लैंज से, यहाँ पे B मतलब विड्थ ऑफ फ्लैंज से। बाकी ऑलमोस्ट वही फॉर्मूले लग रहे हैं, यहाँ पे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, राइट। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद हम बात करेंगे अब केस नंबर 2 की, कि अगर आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आउटसाइड दी फ्लैंज चली जाती है, फ्लैंज से बाहर चली जाती है, तो उस केस में फिर आप डेप्थ ऑफ न्यूट्रल को कैसे फाइंड आउट करेंगे एंड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ केस नंबर 2। केस नंबर 1 मैंने आप लोगों को बता दिया। केस नंबर 1 क्या था कि सिंगली रेनफोर्स्ड टी बीम, लेकिन उसकी जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, मतलब जो उसकी न्यूट्रल एक्सिस है, वो विद इन दी फ्लैंज है। विद इन दी फ्लैंज मतलब फ्लैंज के अंदर से ही कहीं से पास होगी, या तो यहाँ से पास हो रही है, या तो यहाँ से पास हो रही है, या तो यहाँ से पास हो रही है। क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि कभी भी न्यूट्रल एक्सिस सेंटर से पास हो किसी भी बीम की, ये मैंने आपको पीछे भी बताया। क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस जो है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जो कि सेंटर से भी हो सकती है पास, थोड़े उसके ऊपर से भी पास हो सकती है, उससे और ऊपर से भी पास हो सकती है, और सेंटर से नीचे भी पास हो सकती है। तो मैंने ये बोला कि मान लीजिए हमने एक सिंगली रेनफोर्स बीम बनाया, तो टी बीम बनाया, तो उस केस में अगर वो फ्लैंज के बीच में से कहीं से पास हो रही है, तो उस केस को कैसे एनालाइज करेंगे, उसके फॉर्मूले हमने केस नंबर 1 में इससे पहले डिस्कस किया। अब मैं बात कर रहा हूं केस नंबर 2 की, कि अगर मेरी न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज से बाहर निकल जाए, दैट मीन की केस क्या बनेगा? XU आपका ग्रेटर देन हो जाएगा किसके कंपैरिजन में? DF के कंपैरिजन। आपका XU बाहर चला गया, मतलब आपका DF तो ये है ना, ये DF है, DF से ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? XU ग्रेटर देन DF, मतलब आपकी न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज के बाहर चलेगी, मतलब वेब से कहीं से पास हो रही है। जैसे अभी मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ, ये पास हो रही है, ये पास हो रही है, ये वेब से, वेब में से पास होने लगी, फ्लैंज के बाहर चलेगी। दैट मीन XU इज ग्रेटर देन DF। अब इसके साथ एक और कंडीशन लगती है, वो कंडीशन क्या लगती है कि ऑल्सो DF शुड बी लेस देन और इक्वल 0.42 XU। DF जो है वो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। DF क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके? 0.42 XU।
और 0.42 एक्सयू क्या है? 0.42 एक्सयू मतलब वो वैल्यू जिसके नीचे से आपका जो है वो सी एक्ट करता है, जहां पे आपका ये रेक्टेंगल खत्म होता है, पैराबोला शुरू होता है। जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखा था ना हमने कंक्रीट का, तो मैंने उसमें क्या बोला था कि न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर पूरा कंप्रेशन है, तो यहां से न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर से जो कंप्रेशन में स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंक्रीट के अंदर, तो वो क्या होता है, शुरू में पैराबोलिक होता है और एक पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, वो स्ट्रेट हो जाता है, जहां पे स्ट्रेसेस लेना वो बंद कर देता है। तो जहां से वो स्ट्रेट हो रहा है और पैराबोला खत्म हो रहा है, वहां पे सी एक्ट करता है, टोटल कंप्रेशन। उस सी के ऊपर तक का जो ये स्ट्रेट लाइन होती है, इसकी जो हाइट होती है वो 0.42 एक्सयू होती है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक्सयू इज ग्रेटर देन डीएफ, मतलब एक्सयू बड़ा होना चाहिए डीएफ से, मतलब वेब से पास हो रही है। लेकिन साथ में आपको ये भी देखना है कि जो डीएफ है, मतलब ये छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए कितने, 0.42 एक्सयू के। इसका मतलब आप एक तरीके से ये देख सकते हैं कि जो इसका रेक्टेंगल है, ये जो स्ट्रेस डायग्राम का जो रेक्टेंगल है ना, वो रेक्टेंगल या तो इसके अंदर आना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब ये जो रेक्टेंगल है या तो इसके अंदर आए, इस रेक्टेंगल से ये छोटा हो ये वाला रेक्टेंगल, या ये बराबर हो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी आपको देखनी पड़ेगी। तो अगर ये ऐसी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्सयू ग्रेटर देन डीएफ एंड डीएफ शुड बी लेस देन और इक्वल 0.42 एक्सयू, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम कैसे एनालाइज करेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप ये पूरा टी बीम बना लिए जिसमें न्यूट्रल एक्सेस ये पास हो रही है, तो यहां से ये पूरा मैंने हैच कर दिया कंप्रेशन जोन को। इसका स्ट्रेस ब्लॉक ये बनेगा, स्ट्रेस ब्लॉक बना जैसे मैंने पीछे बताया था वैसे ही 0.45 एफसी के, यहाँ पे 0.42 ये सी एक्ट करेगा, जो कि एकदम मैंने इक्वल लाके कराया, क्योंकि इक्वल है छोटा हो सकता है, तो इक्वल लाके किया। ये दाब तो आप न्यूट्रल एक्सेस है, यहाँ पे ये टी है। अब उसके बाद मैंने इसको ब्रेकआउट किया, इस डायग्राम को ब्रेकआउट किया, दो पार्ट में ये ब्रेक होगा। कैसे होगा? पहले वाले में ये बोल रहा हूं कि कभी भी मैं इसको पूरे को एक साथ नहीं ले सकता टीबी में। पहले केस में मैंने एक साथ दिया था क्योंकि उसमें सिर्फ फ्लैंज की बात हो रही थी, उसमें न्यूट्रल एक्सेस फ्लैंज में से पास हो रही थी। लेकिन यहां पे कहां से पास हो रही है? यहां से तो वेब से पास हो रही है ना। तो जब वेब से पास हो रही है, इसका मतलब आप खुद देखिए, जब मैं ये वीएफ लूंगा और डीएफ लूंगा तो ये पूरा हिस्सा आ जाएगा, इतना पूरा पार्ट आ जाएगा। और उसके जब मैं ये पूरा पार्ट आ जाएगा और जब मैं ये इस वेब को लूंगा तब भी ये वाला पार्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये 2 बार कैलकुलेट हो रहा है। तो इसको आपको 2 पार्ट में अलग अलग करके करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू आपकी कुछ गलत आएगी, क्योंकि ये सेंटर वाला पार्ट है ना, वो 2 बार में आ जाएगा अगर एक बार में कैलकुलेट करोगे। तो मैंने बोला इसको अलग अलग करके कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले में अपन ने क्या किया, पहले में अपन ने ये साइड्स को हटा दिया, ये वाला जो फ्लैंज वाला पोर्शन है, ये पोर्शन है, इसको हटा दिया। सिर्फ अपन किसको कंसीडर करके चल रहे हैं, कि पूरी वेब न्यूट्रल एक्सेस तक, पूरी वेब को कंसीडर करके चल रहे हैं। तो न्यूट्रल एक्सेस तक की पूरी वेब आपने ले ली, मतलब ये विड्थ कितनी हो जाएगी, बीडब्ल्यू। ठीक है, ये आपका डीएफ का डीएफ ही रहेगा, ये आपका डीएफ है, डीएफ ही रहेगा। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सेस पास हुई है इसकी न्यूट्रल एक्सेस की डेप्थ आप देख सकते हैं, ये न्यूट्रल एक्सेस की डेप्थ वही रहेगी आपकी, कितनी, एक्सयू। अब इसके लिए स्ट्रेस ब्लॉक होगा, तो ये पूरा का पूरा न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर पूरा का पूरा पार्ट आप ले रहे हो, तो पूरा का पूरा स्ट्रेस ब्लॉक एज इट इज यहां पे आ जाएगा। लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि यहां पे आप जो कंप्रेशन होगा सी, उसको यहां पे आपने सी बोला था, अपन ब्रेकआउट कर रहे हैं 2 पार्ट में, तो सी जो होगा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक C1 एक C2। तो यहां पे इसको मैंने क्या बोल दिया, C1, इसको क्या मैंने बोल दिया, C1। और अब मैंने बोला कि C1 की ये जो डेप्थ होती है क्या होती है, D - 0.42 एक्सयू। मतलब ये तो बिल्कुल पुराने केस जैसे ही चल रहा है, इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे C1 निकालना सीखना है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे C1 बताऊं कि क्या होगा, तो C1 को कैसे निकालेंगे, C1 कब, जब मैं ये वाली कंडीशन को कंसीडर कर रहा हूं जिसमें हम सिर्फ वेब को कंसीडर कर रहे हैं, मतलब वेब को पूरा कंसीडर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे एक्ट करेगा वो C1 होगा। तो यहाँ पे जो C1 की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 0.36 एफसी के PW एक्सयू के बराबर, ये होगा आपका C1। अब ये कैसे होगा, तो आप खुद देख सकते हैं भाई, यहां की बात कर रहा हूं, कंप्रेशन, टोटल कंप्रेशन की स्ट्रेसेस कितनी होती हैं, 0. कंप्रेशन सी मतलब क्या होता है, 0.36 एफसी के BXU होता है। नॉर्मल कितना होता है, सी कितना होता है, 0.36। अगर मैं यहाँ पे सी की बात करूं, 0.36 एफसी के BXU होता है। तो यहाँ पे सिर्फ बी मतलब क्या होता है, विड्थ। तो पुराने वाले केस में अपन ये पूरा BF लिया था, तो मैंने बी की जगह BF लिखने को बोला था आपसे। अब यहाँ वाले केस में अपन कितना ले रहे हैं, अपन सिर्फ इतना पार्ट ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे विड्थ कितनी कवर कर रहा है अपन, सिर्फ BW, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, BW आ गया। बाकी पूरा का पूरा एज इट इज है, सिर्फ यहाँ पे हम ये BW वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, तो बी की जगह BW आ जाएगा, बस इतना ही तो याद रखना है, दैट इज C1।
अब सेकंड वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं जिसमें हम C2 की बात करेंगे, तो C2 में आप क्या कर रहे हैं, अब मैंने ये वाला पार्ट कवर कर लिया है, अब मैं क्या करूंगा, इसको छोड़ दूंगा, अब मैं सिर्फ ये 2 ब्लॉक्स कवर करूंगा। 2 ब्लॉक्स का मतलब मैं इधर आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इसकी, अगर मैं आप बात करूं सिर्फ इसकी, यहां से एक्सेस पास हो रही है, यहां से नहीं, अब ये वाला पूरा पार्ट ले लिया, इसका मतलब अब मैं बात कर रहा हूं, इतना छोड़ दिया था मैंने, इसकी और इसकी, सिर्फ अब मैं इस ये वाले की और ये वाले की बात कर रहा हूं। ये वाला पोर्शन पूरा मैंने इसके साथ ले लिया, जिसमें C1 ने पूरा कवर कर लिया। जो एरिया लिया वो क्या लिया, इसका एरिया लिया, यहाँ पे 0.36 एफसी के आपकी क्या हो गई, स्ट्रेस, और एरिया अपन ने इसका लिया, एरिया कितना हो जाएगा, BW इंटू ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है, BW इंटू XU। अब मैं बात कर रहा हूं कि बीच वाले को छोड़ दो, क्योंकि अपन ने उसके साथ ले लिया, तो अब सिर्फ अपन इतना लेंगे, तो इसके लिए जो स्ट्रेस ब्लॉक बनेगा ना, वो ये बनेगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये वाली जब फ्लैंज की बात हो रही है ना, फ्लैंज, तो फ्लैंज में जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सिर्फ इस ब्लॉक से हो रहा है, सिर्फ इस ब्लॉक से हो रहा है, ये वाले ब्लॉक से हो रहा है। तो आपको इसके लिए आपको सिर्फ ये वाला ब्लॉक लेना, और इस पे जो C एक्ट करेगा ना, वो क्या करेगा, इसके CG पे, इसका मतलब सेंटर पे एक्ट करेगा, मतलब इसकी जो डेप्थ होगी ना, वो कहां से होगी, ऊपर से, तो इस पूरे पे एक्ट कर रहा है, तो ये पूरी डेप्थ कितनी है, DF, तो इसका मतलब ये सेंटर पे C एक्ट करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, DF/2 हो जाएगा, और दैट इज क्या हो जाएगा, C2। और अब मेरे को C2 की वैल्यू अगर निकालनी है, C2 से ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये कितनी हो जाएगी, D - DF/2, क्योंकि ऊपर DF/2 होगी। ठीक, तो अब मेरे को क्या निकालना है, C2 की वैल्यू निकालनी है, तो C2 की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, तो C2 हो जाएगी 0.45 एफसी के। कैसे, ये ब्लॉक को देखिए, ऊपर कितनी स्ट्रेसेस है, 0.45 एफसी के। उसके बाद इस वाले का एरिया ले लीजिए, तो इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा, ये है आपका BW, ये पूरा कितना है आपका BF, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, BF - BW/2, और ये भी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक BF - BW/2। कैसे हो जाएगा भाई, टोटल BF है, BF में से ये तो अपन ले चुके हैं, तो BW को माइनस कर दीजिए, BW को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, BF - BW, इसका इसका आधा इसके साथ ले लो और आधा इसके साथ ले लो, डिवाइड बाई टू। अब इन दोनों को टोटल को ऐड करूंगा तो क्या लिख सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं ना कि BF - BW डिवाइड बाई टू प्लस BF - BW डिवाइड बाई टू, इन दोनों को ऐड करूंगा क्या हो जाएगा, BF - BW, ये हो जाएगा। इसका मतलब इसका जब मैं एरिया लूंगा तो क्या लूंगा, BF - BW, तो मैंने ये पहले स्ट्रेस ले ली इस ब्लॉक से 0.45 एफसी के, तो 0.45 एफसी के ये स्ट्रेस हो गई। अब एरिया की बात करूं तो एरिया कितना हो जाएगा, ये हो गई विड्थ इतनी, और ये वाली हो गई विड्थ इतनी, और ये वाली दांत लेंगे तो ये दांत कितनी है, DF, क्योंकि अपन इतना एरिया ले रहे हैं, तो ये दांत लेंगे, तो इसका मतलब मैं यहां लिखूंगा DF BF - BW, ये आपकी C2 की वैल्यू, ये आपकी C2 की वैल्यू। समझ में आया कि जब मैंने इस वाले को, अब बस इतना याद रखिएगा कि आपको इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, और ब्रेक करने का रीजन है क्योंकि जब मैं इसको एक बार में ले रहा हूं तो ये सेंटर वाला पोर्शन ना 2 बार आ जाएगा, ये इसके साथ भी आ जाएगा और जब मैं वेब लूंगा इसके साथ भी आ जाएगा। तो मैंने एक काम किया, मैंने इसको वेब के अलग पार्ट में ले लिया और जो बचा हुआ फ्लैंज था इसको अलग पार्ट में ले लिया। तो जब वेब को लिया तो वेब का एरिया लेना है, तो वेब का एरिया लेंगे तो ये पूरे डायग्राम की वजह से जो स्ट्रेस मिलती है 0.36 एफसी के होती है, तो 0.36 एफसी के, और फिर इसका एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा, BW इंटू ये डेप्थ कितनी है, XU, तो BW XU। और जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये सिर्फ इतने एरिया को कवर कर रहा है, और इतने एरिया में क्या आ रहा है, सिर्फ ये ब्लॉक आ रहा है, तो रेक्टेंगल बना लो, इसके बीच में जो एक्ट करेगा वो C2 हो जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस मिल रही है वो 0.45 C के होती है, तो 0.45 एफ सी के, और इसका एरिया, तो इसकी विड्थ BF - BW इंटू डेप्थ इसकी सेम ही है पूरे में थ्रू आउट, तो इंटू DF कर दिया, इससे आपका C2 मिल गया। तो इस तरीके से आप C1 और C2 निकाल लेते हैं। इसका मतलब अगर मुझे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इसकी निकालनी है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के टोटल कंप्रेशन इक्वल टोटल टेंशन इक्वल टोटल कंप्रेशन होता है बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, T तो आपका वही रहेगा 0.87 F/AST, T में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि जो भी कहानी चेंज हो रही है स्ट्रेस डायग्राम में वो कंप्रेशन में हो रही है, टेंशन में कुछ नहीं हो रही है, तो टेंशन एज इट इज रहेगा। टोटल C मतलब C1 प्लस C2 कर दीजिए, तो यहाँ पे 0.87 F/AST इक्वल C1 आपके पास कितना निकला, 0.36 FC BW XU प्लस C2 आपके पास कितना निकला, प्लस करके 0.45 FC
डी एफ बी एफ माइनस बी डब्ल्यू। तो यहाँ से इसको यूज करके आप इसकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, एक्स यू इक्वल, एक्स यू ये लिखा है तो ये यही रहेगा 0.87 एफ वाई ए एस टी। ये वाला पोर्शन इस तरफ आ जाएगा माइनस में, तो माइनस 0.45 एफ सी के डी एफ बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, ठीक। और डिवाइड में आ जाएगा ये एक्स यू अपन ने वहीं छोड़ दिया, ये वाला पोर्शन मतलब 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू। ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला आ जाएगा, ये आपके डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला आ जाएगा। और इसी से अगर आपको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, एमयू की बात करूं, तो एमयू कितना हो जाएगा, एमयू कितना हो जाएगा, तो अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करूं तो एमयू हो जाएगा C1 इंटू डिस्टेंस प्लस C2 इंटू डिस्टेंस, इससे निकला है। और C1 इंटू डिस्टेंस प्लस C2 इंटू डिस्टेंस का मतलब क्या है, तो C1 मतलब ये वाला फोर्स जो अपन ने यहाँ पे लिया, C1 ये हो जाएगा मतलब ये वाली वैल्यू पूरी, इंटू डिस्टेंस, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी लिखी है, D माइनस 0.42 एक्स यू, 0.42 एक्स यू माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब C1 के साथ आ जाएगा ब्रैकेट में D माइनस 0.42 एक्स यू। और इसी तरीके से जब आप निकालेंगे C2 के लिए, तो C2 ये हो गया, C2 की वैल्यू ये लिखिए। और इसके लिए आपका जो लीवर आर्म होगा वो कितना होगा, ये ऊपर से df/2 पे लग रहा है, तो df/2 मतलब d माइनस df/2 हो जाएगा, तो d माइनस df/2, तो इसका मतलब वो आप ले लेंगे C2 के लिए डिस्टेंस। और इससे आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला और हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, एम यू इक्वल बनेगा 0. मतलब C1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 36 एफ सी के 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू एक्स यू। इसके लिए लीवर हम आर्म होगा D माइनस 0.42 एक्स यू, और प्लस C2 की वैल्यू, C2 है आपके पास 0.45 एफ सी के डी एफ बी एफ माइनस बी डब्ल्यू। और इसके लिए जो लीवर आर्म होगा वो लीवर आर्म होगा D माइनस df/2। ये बनेगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला। तो इस तरीके से अगर आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ग्रेटर देन है df से, मतलब वो फ्लैंज की आउटसाइड जा रही है। और साथ में एक और चीज आप चेक कर रहे हैं कि जो df है वो लेस देन है 0.42 एक्स से, मतलब ये वाला जो रेक्टेंगल वाला पोर्शन है इसी की हाइट होती है 0.42 एक्स। ये जो रेक्टेंगल पोर्शन है ये क्या होना चाहिए आपका, या तो इस फ्लैंज के बराबर होना चाहिए df के, या df से छोटा होना चाहिए, तो ये वाला केस लगेगा। अब इसके अलावा एक और केस इसमें बनता है कि एक्स यू इज ग्रेटर देन df, बट इसमें सिचुएशन क्या चेंज हो जाएगी कि जो df होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा इस कंडीशन से, तो वो केस नंबर तीसरा है। तो अब आगे बात करते हैं हम इसी का जो सेकंड केस है, इसी का सेकंड केस। पहला केस तो क्लियर हो गया, ये दूसरा केस था, दूसरे का ये फर्स्ट था। अब दूसरे का सेकंड केस की बात करते हैं, जब यहाँ पे ये वाली कंडीशन आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं उसकी। नाउ नेक्स्ट केस, ठीक। सो फर्स्ट केस क्या था, क्लियर है कि न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज के बीच में से जा रही थी या फ्लैंज में से जा रही थी, उसमें वेब में बात नहीं हो रही थी। फिर केस नंबर 2 में मैं गया, मैंने बोला कि जब एक्स यू ग्रेटर देन होगा डीएफ से, मतलब आपकी वेब से न्यूट्रल एक्सिस जाएगी, बट उसमें एक बट का केस था, और वो क्या था, वो ये था कि आपका लेकिन जो डीएफ होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा किसके, 0.42 एक्स यू के, जो दूसरा वाला केस हमने बात की। अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि एक्स यू इज ग्रेटर देन डीएफ। पहली कंडीशन तो सेम है कि आपका जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो वेब से जाएगा, लेकिन इसकी दूसरी जो कंडीशन है, पहले वाले में ये चल रहा था, दूसरे में ये बोल रहा है कि अब डीएफ ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब आपका जो ये डीएफ है ये बड़ा होना चाहिए, और आपका 0.42 एक्स यू मतलब ये वाली डेप्थ, इस रेक्टेंगल की डेप्थ ये क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, मतलब ये रेक्टेंगल छोटा होना चाहिए और ये रेक्टेंगल बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन। तो उस केस में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि C1 कितना होगा, C2 कितना होगा, या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी होगी, या मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। तो बहुत मेजर चेंज नहीं है इसमें, पहले आप सिर्फ डायग्राम को समझ लीजिए, बाकी फॉर्मूले में ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज आएगा।
डायग्राम को अगर मैं समझाता हूं तो मैंने सबसे पहले अगेन टी सेक्शन बना लिया। टी सेक्शन में मैंने बोला ये डीएफ है, ये इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है, ये विड्थ ऑफ फ्लैंज है, और उसके बाद जो न्यूट्रल एक्सिस पास हो रही है वो वेब से पास हो रही है वैसे एज इट इज। ऊपर वाला सेक्शन को मैंने हैच कर दिया, ये कंप्रेसिव जोन है, इसके नीचे आएगा टेंशन जोन होगा, ये आपका बीडब्ल्यू है। इसका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा वैसे ही होगा, ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ। बस इसको बनाते समय याद रखिएगा कि यहाँ से ये पैराबोलिक बनेगा। बस आपको ये जो रेक्टेंगल पोर्शन बनाना है, ये वाला जो बनाया मैंने, इसको मैं हैच करता हूँ। ये जो रेक्टेंगल पोर्शन है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का, ये क्या होगा, इससे छोटा बनाना है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि आपका जो डीएफ है वो बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, और ये क्या है, ये छोटा है, तो इससे छोटा बनाएगा। तो जो सी एक्ट करेगा वो इस मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा, तो यहां से ये सी एक्ट हो जाएगा, 0.42 एक्सयू डेप्थ है, ये बन गया नॉर्मल। अब इसको मैंने वापस से दो पार्ट में डिवाइड किया। डिवाइड इसलिए किया क्योंकि अगेन टी की बात हो रही है, तो ये वाला पोर्शन रिपीट ना हो जाए, तो मैंने सबसे पहले वेब के साथ की कंडीशन ले ली। तो वेब के साथ जब लूंगा, इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वेब में जा रहा है, यहां से टॉप से नीचे तक जा रहा है, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरा एज इट इज आएगा जैसे ये, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा सेक्शन हमने इतना लिया, सिर्फ इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, बाकी ये पूरा दाप लिया, तो पूरे में ये पूरा का पूरा डायग्राम आ जाएगा न्यूट्रल एक्सिस। जब इसको लिया तो मैंने बोला कि यहाँ पे अब जो एक्ट करेगा, लेकिन वो C1 है। C1 C2 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, फिर मैं इसकी बात करूंगा, तो इसके साथ में C1 ले लिया, इसके साथ में C2 बोल देंगे, और टोटल मिला के टोटल कंप्रेशन हो गया। तो अब मैंने बोला कि ये C1 है, ये एक्ट कर रहा है यहां से कितने पे, 0.42 एक्सयू पे, क्योंकि ये तो पूरा डायग्राम है ना, तो एज इट इज रहेगा। तो ये जो Z होगा लीव अराउंड D माइनस 0.42 एक्सयू होगा। इसका मतलब इससे जो C1 निकल के आएगा वो एज इट इज आएगा 0.36 FCK BW XU। ये एज इट इज आया है जैसे पीछे वाले केस में आया था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये एज इट इज है। लेकिन अगर मैं C2 की बात करूं तो यहां चेंजेस आएंगे इसमें, और वो क्या बोलेगा, अब C2 के लिए मैंने अगर डायग्राम बनाया, C2 मतलब जिसमें अब मैं ये सिर्फ ये दो पोर्शन ले रहा हूं, इसमें अब मैं सिर्फ ये दो पोर्शन ले रहा हूं, मैं डायग्राम बना के बताऊं अगर आपको, तो कुछ ऐसा है। अब मैं सिर्फ ये दो पोर्शन ले रहा हूं, एक ये वाला, ये वाला। तो अभी मैंने पीछे बताया था कि ये विड्थ कितनी हो जाएगी, BF माइनस BW/2। इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगी, BF माइनस BW/2। कौन सी, ये वाली और ये वाली कैसे हो जाएगी, टोटल ये आपकी BF है, BF में से ये BW को माइनस कर दीजिए, तो ये बचेगा, ये बचेगा, डिवाइड बाई 2 करिए तो ये आ जाएगा, आधा ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि ये वाला जब मैं पोर्शन लूंगा, ऐसा वाला लूंगा, मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो उसके लिए जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, ये जो स्ट्रेस डायग्राम बना है। तो इसका मतलब जो स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, आप सिर्फ इतने में लेनी है आपको। तो जब इतने में आप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो जो न्यूट्रल एक्सिस होगी बेसिकली कहां से पास होगी, आपने ये पोर्शन ले लिया, अब न्यूट्रल एक्सिस आपको क्या बोल रहा है कि डीएफ ग्रेटर देन है 0.42 एक्सयू, छोटा है, इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस यहां कहीं से पास होगी, ऐसे यहां से पास होगी। तो अब बेसिकली क्या हो रहा था, पिछली बार में आपने ये पूरा लिया था तो आप डीएफ ले रहे थे, बट अब इससे डीएफ से थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि डीएफ बड़ा है, ये छोटा है, रेक्टेंगल बस लेना है, तो रेक्टेंगल क्या है, इससे छोटा है, छोटा मतलब कि इससे कम लेंगे, तो ये वाली जो डेप्थ होगी, ये क्या डेप्थ होती है, तो यहां पे इस डेप्थ को YF बोला जाता है, इस डेप्थ को क्या बोला जाता है, YF। सिर्फ यहां पे रिप्लेसमेंट जो हुआ है ना पिछले केस से और इसमें, डीएफ को मैंने रिप्लेस किया है किससे, YF से, सिर्फ ये चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए C2 का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 0.45 FCK, जैसे पीछे था, ये स्ट्रेस हो गई 0.45 FCK, स्ट्रेस हो गई। इसके बाद अपन क्या लेते थे, इसका एरिया, तो इसका एरिया मतलब ये वाले की बात कर रहे हैं, तो इसका एरिया, तो इसका एरिया हो जाएगा क्या, BF माइनस BW/2 ये, BF माइनस BW/2 ये, दोनों को ऐड करोगे तो BF माइनस BW इनटू ये डेप्थ, और ये डेप्थ कितनी होती है यहाँ पे, YF होती है, ये DF नहीं होती। DF क्यों नहीं होती, क्योंकि DF यहाँ पे बड़ा है किससे, 0.42 XU से। इसका मतलब सिर्फ अभी मैं इस रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, तो रेक्टेंगल की जो एक्सिस पास होगी वो यहाँ पे से पास होगी, तो यहाँ पे सिर्फ YF को रिप्लेस करना है। यहाँ पे पिछले वाले में DF आया था, यहाँ पे YF आ गया, बस इतना ही तो चेंज हुआ है। अब जब ये YF आ गया, तो अब मैंने बोला कि अब क्या करना है कि आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालिए, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का भी एज इट इज फॉर्मूला मिलेगा, कैसे, टोटल कंप्रेशन मीन C इक्वल टोटल टेंशन T, इसका मतलब C कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 इक्वल T, तो C1 कितना हो जाएगा, तो C1 है 0.36 FCK BW XU प्लस C2 कितना हो जाएगा, 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू YF, बस आ जाएगा, सिर्फ YF चेंज होगा।
इक्वल टोटल टेंशन, तो टेंशन तो वही चलेगा 0.87 एफ बाई एस टी, क्योंकि टेंशन में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो यहां से आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला मिल जाएगा, एक्सयू का फॉर्मूला मिल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला जो पिछले केस में था, सिर्फ डीएफ की जगह वाई लेना। और जब मैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करूंगा इसमें, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस mu इक्वल C1 इंटू उसका लीवर आर्म प्लस C2 इंटू लीवर आर्म। तो C1 कितना हो जाएगा, C1 ये एज इट इज, और C1 के लिए लीवर आर्म क्या होगा, ये वाला d माइनस 0.42 एक्स, ये बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ लीवर आर्म इसका सेंट होगा C2 इंटू इसका लीवर आर्म। तो क्योंकि अब मैंने बोला कि ये सिर्फ हमने इतना ही लिया है और इतना ये डीएफ के बराबर नहीं है, मतलब ये क्या है, ये वाईएफ है, तो इसका मतलब ये इसके सेंटर पे एक्ट करेगा, तो वहां हमने डीएफ का आधा लिया था, यहाँ हम वाईएफ का आधा लेंगे। यहाँ पे हमने पिछले केस में डीएफ लिया था, तो यहाँ पे भी हमने क्या लिया था, डीएफ का हाफ लिया था, यहाँ पे हम वाईएफ ले रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे किसका हाफ लेंगे, वाईएफ का हाफ लेंगे, इसका मतलब डी माइनस वाईएफ बाई 2। इसका मतलब यहाँ पे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा 0.36 एफसी के बी डब्ल्यू एक्स यू, इसका लीवर आर्म तो सेम ही है, प्लस C2 0.45 एफसी के बी एफ माइनस बी डब्ल्यू वाई एफ इंटू इसका लीवर आर्म, तो इसका लीवर आर्म हो जाएगा डी माइनस वाई एफ बाई 2। अब आप बोलेंगे सर ये वाई एफ क्या है, वाई एफ की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, तो वाई एफ के लिए आपको परेशान नहीं होना, जो वाई एफ है उसके लिए आप IS कोड में जाइए 456-2000 पेज नंबर 97 पे आपको वाई एफ का फॉर्मूला मिल जाएगा, जिससे आपको वाई एफ निकालना है। और बाकी कैसे निकालना है उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखिए, जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि वाई एफ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है।